आज है अपना लेक्चर नंबर 20, है ना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी जीओसी की, जीओसी में बात करी थी हाइपर कॉन्जुगेशन की। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या बात हो रही थी कि हाइपर कॉन्जुगेशन को हम लोग बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये लिखवाया था मैंने कि हाइपर कॉन्जुगेशन का एक नाम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी है। एड अप कर लीजिए। हाइपर कॉन्जुगेशन की जहां डेफिनेशन आपने लिखी है वहां पे आपने लिखा होगा बेकर एंड नाथन इफेक्ट, है ना। एच इफेक्ट ये लिखा है ना। यहीं पे एक और नाम लिख लीजिए, नो बॉन्ड रेजोनेंस। जैसे रेजोनेंस होता है एक स्ट्रक्चर से दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हो आप केवल इलेक्ट्रॉन को मूव करते हुए। यहाँ पे इन्होंने एक टर्म दिया नो बॉन्ड रेजोनेंस। काइंड ऑफ रेजोनेंस है लेकिन यहाँ पे बॉन्ड नहीं बन रहा है ना। तो आपने इस स्ट्रक्चर को देखा हाइपर कंजुगेशन में, जो आपने बनाया स्ट्रक्चर को, तो इसको देखा आपने, ये वाला जो हाइड्रोजन था ये H+ के फॉर्मेट में आसपास में ही था। लेकिन अगर उस तरीके से देखो तो ये बॉन्डेड तो नहीं है ना। ये स्ट्रक्चर इससे रेजोनेट कर रहा है, ये स्ट्रक्चर इससे रेजोनेट कर रहा है, ये इससे कर रहा है, लेकिन H+ जो है वो क्या है, एक H+ ऐसा है जो बॉन्डेड नहीं है, जो हाइपर कंजुगेशन कर रहा है। तो इसीलिए हाइपर कंजुगेशन का एक नाम क्या है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है। अब हम लोगों ने बात करी थी कुछ बेसिक कंडीशंस हमने करी थी। कंपाउंड शुड हैव एटलीस्ट 1 sp2 हाइब्रिड कार्बन। sp2 हाइब्रिड कार्बन का मतलब है कि आपको वहां पर डबल बॉन्ड दिखना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद अल्फा कार्बन विद रिस्पेक्ट टू sp2 शुड बी sp3। sp2 के बगल वाला कार्बन जो होगा अल्फा हो जाएगा, उसको अल्फा काउंट करेंगे। तो अल्फा कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। तीसरी चीज, sp3 कार्बन जो आप जिसको कर रहे हो अल्फा को, उसके पास एक हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन से ही क्या हो रहा है, आपका हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। अगर मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें हाइड्रोजन नहीं है तो वहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता। ठीक है। ये हमने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे। जैसे एक एग्जांपल हमने ये वाला लिया था कि यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज मतलब sp2, कार्बोकेटाइन इज sp2। कार्बोकेटाइन के जस्ट बगल वाले कार्बन को हमने बोला कौन सा कार्बन, अल्फा कार्बन। लेकिन इस अल्फा कार्बन पे अगर देखो तो CH3 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 अटैच है। इस पे कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, है ना। सारी वैलेंसी किससे अटैच है, CH3 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 और इधर CH+ है। तो इस पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जहां पे अल्फा हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी नहीं होगी वो हाइपर कंजुगेशन में नहीं जाएगा, वहां पे हाइपर कंजुगेशन नहीं। उसके बाद हम लोगों ने बोला आपको कि अल्फा जो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है जब आप बनाओगे तो कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो बनाने में भी और ऐसे फॉर्मूला में भी आप याद रखेंगे कि जितने अल्फा हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, क्योंकि हाइड्रोजन जाएगा हाइपर कंजुगेशन में और एक आपका ओरिजिनल स्ट्रक्चर होगा। उस हिसाब से हमने क्या बोला कि हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर क्या होंगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। इस वाले स्ट्रक्चर में जैसे हमने देखा कि अल्फा कार्बन ये है 1 2 3, 3 हाइड्रोजन तो है, तो 3 हाइड्रोजन के एक एक बारी बारी से रेजोनेंस होगा। तो वो क्या होगा, 3 स्ट्रक्चर तो ये बन गए और एक ओरिजिनल वाला तो था ही। तो कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर हो गए इस केस में, 4 बन जाएंगे। इसमें लिखा नहीं है हमने 3+1 कितने बन गए इसमें, 4। क्लियर है ये बात। अब इस हाइपर कंजुगेशन का कहां कहां पे हम लोग करेंगे यूज, उसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, या एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। अच्छा देखो, जैसे रेजोनेंस हो रहा है या हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, ये सब चीजें जो होती हैं इससे आपके स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी मिलती है। क्या मिलती है,
स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी, रेजोनेंस जितना ज्यादा होगा किसी स्ट्रक्चर में, जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। किसी स्ट्रक्चर के जितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब अगर हम कोई एल्कीन देखते हैं या कोई कार्बोकेटायन देखते हैं, उसके बगल वाले पे जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, मान लो किसी में 3 है, किसी में 10 है, किसी में 12 है, तो जिसमें 12 अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि वो कितने स्ट्रक्चर बना पाएगा हाइपर कंजुगेटिंग, 12 प्लस 1, एक ओरिजिनल वाला, और 12 अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो कितने हो गए उसके पास, 13 हो गए, है ना। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसके थोड़ा सा। पहला एप्लीकेशन लिख लीजिए, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक, दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए, ऑनलाइन वालों को प्रॉपर क्लियरिटी है? एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक है हमारे पास, इसमें हमने ले लिए 3 मिथाइल लगा दिए, ये कार्बोकेटायन है, यहाँ पे हमने 3 मिथाइल। ठीक, तो कार्बोकेटायन आपको पता है कैसा है, sp2 होता है, और कार्बोकेटायन के बगल वाले कार्बन को क्या बोलोगे, अल्फा। तो ये भी बगल वाला है तो ये भी अल्फा हो गया, ये भी बगल वाला है तो ये भी अल्फा, ये बगल वाला है तो ये भी अल्फा। तो अगर इस स्ट्रक्चर में देखो तो अल्फा हाइड्रोजन कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, 9 हो गए, 3 + 3 + 3। तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर H स्ट्रक्चर कितने होंगे, 9 + 1, तो यहाँ पे 10 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। अब दूसरा एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो यहाँ पे CH3CH और ये CH3, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, ये अल्फा, ये अल्फा, अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 + 3 6 हो गए ना। अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे, 6। अब 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे, 6 + सबको क्लियरिटी है, सब लोग देख पा रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लो इस तरीके से सिंपल वाला, CH3CH2, इथाइल कार्बोकेटायन बोलेंगे इसको, CH3CH2 को बोलेंगे इथाइल कार्बोकेटायन। इथाइल कार्बोकेटायन में देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ये कार्बोकेटायन है तो बगल वाला अल्फा हो गया, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने दिखाई दे रहे हैं, 3। तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे, 3 + 1 कितने हो गए, 4। जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। जैसे मान लो हमने लास्ट में लिखा CH3+, तो CH3+ तो अल्फा, ये इसके बगल में कोई कार्बन है नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, इसके बगल में तो कोई कार्बन है नहीं, तो यहाँ पे नो अल्फा हाइड्रोजन। तो स्टेबिलिटी के मामले में फिर कौन जाएगा सबसे ज्यादा, जहां पे हाइपर कंजुगेशन सबसे ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा। देख पा रहे हैं।
आवाज आ रही है आप लोग को? अब एल्कीन में देखते हैं, है ना? नोट कर लिए एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल एल्कीन में। जैसे मान लो हमारे पास है एक एल्कीन है, एक एल्कीन ले लेते हैं हम लोग, इसमें CH3 और अब ये वाला जो एल्कीन है इसमें सिस भी हो सकता है, ट्रांस भी हो सकता है। ये ब्यूटीन 2 है, देख पा रहे हैं आप लोग? ये वाला क्या है? ब्यूटीन 2 है, तो इसमें सिस भी बन सकता है और इसमें ट्रांस भी बन सकता है। मान लो ये वाला सिस है, तो सिस होगा तो क्या होगा? डायगोनल पे सेम ग्रुप होंगे या डिफरेंट? डायगोनल पे डिफरेंट ग्रुप होंगे, है ना? और अगर ट्रांस होगा तो क्या होगा? डायगोनल पे सेम ग्रुप होंगे। तो अगर इसके H को इधर इधर मानो तो क्या बनेगा? अगर ये यहीं पे है तो H H इधर है, सिस बनेगा ना? ठीक है, तो इसको सिस लिख देते। दूसरा एक स्ट्रक्चर लिख लो। क्या हुआ? कोई दिक्कत? दूसरे वाले को क्या लिख? हाँ जी, जैसे इनको जैसे हाइड्रोजन जैसे ऊपर ऊपर ही दोनों दिखा दी CH3 तो इसका ये मतलब है कि हमें समझे कि हाइड्रोजन नीचे लगेंगे। नहीं नहीं, ये हमने दिखा दिया है, तो जो झोल है वो हम खत्म कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं। अब ठीक है? आप बोलोगे आपका तो बन गया, हमारा बिगड़ गया, है ना? ये सिस ब्यूटीन 2 है और ट्रांस बनाना है तो हाँ, बात यहाँ पे थोड़ी अलग होगी, पर इसलिए यहाँ पे क्या होगी बात थोड़ी सी? किसमें? हाँ, अच्छा, यहाँ डिफरेंशिएशन ट्रांस और इसका है, ठीक है? तो पहला एग्जांपल हमने लिया, कंपाउंड का नाम है इथाइलिन ना, दूसरे का नाम क्या है? प्रोपीन, तीसरे का नाम लिख ही दिया है ब्यूटीन 2, चौथे का नाम है आपका सिस, तीसरे का सिस था, चौथे का ट्रांस, ठीक है? अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन देखे जाएं, अल्फा हाइड्रोजन देखें। देखो अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखते हैं? डबल बॉन्ड के जो बगल में कार्बन होगा उस पे देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो डबल बॉन्ड के अगर इधर भी कोई कार्बन होगा तो देखेंगे, इधर भी कोई कार्बन होगा तो देखेंगे, दोनों तरफ देखते हैं। तो ये तो अपना मेन ग्रुप ही हो गया, इसके बगल में कोई कार्बन है नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होंगे इस केस में? ये वाले केस में अल्फा हाइड्रोजन 0, क्योंकि डबल बॉन्ड पे नहीं देखना है, किस पे देखना है? डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन को अल्फा बोलोगे। इस केस में देखो, ये डबल बॉन्ड है, इसके एडजेसेंट इधर तो कोई कार्बन है नहीं, इधर है, तो इसको अल्फा बोलोगे। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं आपको? ये वाले में देखें, ये कार्बन, तो एडजेसेंट वाले को अल्फा बोलते हो, तो इसको अल्फा बोल दो, इसको अल्फा बोल दो, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे? 6। कोई दिक्कत?
ठीक है। और इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, इसमें तो सेम ही है 6 ही होंगे, इसको भी अल्फा बोलोगे, इसको भी अल्फा बोलोगे। अब मान लो 3 जगह पे CH3 कर दो, क्या करने वाले हैं, अब बोलो अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन, ये मेन ग्रुप है, इसके बगल में जो कार्बन होगा उसको अल्फा बोलोगे। 10 कहाँ हो रहे, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा थोड़ी है, अल्फा कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन इज अल्फा हाइड्रोजन, ये तो मेन ग्रुप पे ही अटैच है ना। क्लियर है ये बात सबको। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 9। तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर में अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर किसके बनेंगे, लास्ट वाले के बनेंगे, जिसमें 9 आपके अल्फा हाइड्रोजन है, वहां पे 10 बन जाएगा, है ना। तो स्टेबिलिटी का अगर ऑर्डर देखो तो क्या बोल सकते हो, पहले वाले में कुछ है नहीं तो हाँ उल्टा हो जाएगा, स्टेबिलिटी क्या हो रही है यहाँ पे 1 2 3 4 5 में अगर जाए तो स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। दूसरी चीज सिस और ट्रांस में अगर हम लोग बोले तो सिस और ट्रांस में कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल बनेगा, नहीं अल्फा हाइड्रोजन के टर्म्स में तो सेम ही बनेंगे, पर सिस और ट्रांस में वैसे स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है ना। तो इसमें अगर हम बोले 3 और 4 में तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ट्रांस की ज्यादा होगी, सिस की कम होगी, है ना। ये एक जनरल फैक्टर है जो हम याद रखते हैं। तो अगर हम इसको लिखें स्टेबिलिटी के टर्म्स में तो स्टेबिलिटी क्या हो गई 1 2 की, उससे ज्यादा, फिर 3 की, फिर 4 की, फिर 5 की, 5 ही लिखे थे हमने। पर 2 के बाद 4 हो जाएगा, 3 के बाद, और 2 के बाद 4, 2 के बाद 4। अच्छा मैम आप ठीक है, ये कौन था, गार्गी थी, हो जाता है। क्या होता है दिमाग चलाएंगे तभी गलतियां भी होती हैं और सही भी होता है, दोनों बातें। जैसे बोलते हैं ना एग्जाम में अगर बैठेंगे नहीं तो क्या पास क्या फेल। कई बच्चे होते हैं आधी तैयारी है और पता चला बोल रहे हैं हम एग्जाम ही नहीं देंगे, लो क्यों नहीं दोगे भाई, एग्जाम दो, पास हो गए फेल हो गए पता तो लगेगा। अब एक और एग्जाम्पल था इसमें जिसमें बच्चा अटकता है, वो तो बता दे। ऐसे स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना, इसमें बताना स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, एल्कीन है साइक्लो एल्कीन है, तो अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे उसकी बेसिस पे बताएंगे। आदित्य क्लास में है? आदित्य किस स्ट्रक्चर में अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है, पहले स्ट्रक्चर में कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, पहले स्ट्रक्चर में कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, वो भी अल्फा। और कोई जो बताना चाहे,
पहले स्ट्रक्चर में कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? नहीं, स्टेबिलिटी की बात नहीं, स्टेबिलिटी नहीं पूछ रही हूँ, कितने अल्फा हाइड्रोजन है पहले स्ट्रक्चर में? 6। ओके, और बताओ, किसी का कोई और नंबर हो तो बता दो। आदित्य कितना बोल रहा है? आदित्य 4 कह रहा है। चलो देखो, अल्फा कौन सा बताया, अभी आपको बताया, डबल बॉन्ड को मार्क कर लो, उसके अगल बगल में क्या हो जाएंगे? अल्फा। तो मान लो हमने इसको मार्क कर लिया, ये डबल बॉन्ड अपना डब्बे में आ गया, इसके बगल में जो भी कार्बन है उसको अल्फा बोलोगे, तो ये अल्फा है, ये अल्फा है, और ये वाला अल्फा। ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर क्या है? CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इधर CH2, इधर CH2, इधर है CH2 आपका, यहाँ पे मिथाइल है, यही स्ट्रक्चर है ना, यहाँ CH होगा, क्योंकि कार्बन को कितनी वैलेंसी पूरी करनी होती है? 4। यहाँ पे तो पूरी है 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 हाइड्रोजन लगा दिया। अब वो डबल बॉन्ड वाले को तो हमने किस में कर दिया? डब्बे में कर दिया। अब इसके बगल में सब अल्फा हैं, तो अल्फा पे आपको दिखाई दे रहा है कितने हैं? 7 हो गए। 3 + 2 + 2 कितना आ गया? 7। अल्फा हाइड्रोजन का नंबर 7 है, तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, है ना? क्लियर है सबको अल्फा हाइड्रोजन? चलो सेकेंड वाले में आप बता दो फटाफट से, अब तो पता लग जाएगा। सेकेंड में 4 है, अच्छा, इसको डब्बे में बंद कर दें, है ना? तो ये अल्फा और ये अल्फा, दो ही तो अल्फा है, अब इधर से तो कोई मतलब है नहीं, बगल वाले ही अल्फा होंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने आ गए यहाँ पे? CH2 CH2 होगा, 2 + 2 कितना आ गया? थर्ड वाले में देखते हैं, थर्ड वाला डबल बॉन्ड ये है, अब इधर अल्फा और इधर अल्फा, अल्फा ही होगा ना, बगल वाला अल्फा नहीं, बगल वाला अल्फा होता है, उसके बगल वाला बीटा, उसके बगल वाला गामा, फिर डेल्टा। हाँ, तो देखो ध्यान से, ये आपका एक अल्फा, ये एक अल्फा, ये तो CH2 है, इस पे कितने बॉन्ड है? 1 2 3, 3 तो बॉन्ड बन गए, तो एक ही तो हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 2 + 1, 2 + 1, ठीक है। ऐसे साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या देखना है आपने? बॉन्ड देख लीजिए, उस कार्बन पे कितने बॉन्ड हैं, कार्बन के टोटल बॉन्ड कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए। कोई भी कार्बन आपको देखना है कि उस पे कितने हाइड्रोजन है, तो आप ऐसे ही देखेंगे, जैसे इस कार्बन को आपने देखा, तो इस कार्बन पे आप अगर हाइड्रोजन पता करना है तो कैसे पता करेंगे? 1 2 3 तो बॉन्ड बना लिए, तो एक ही हाइड्रोजन होगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर भी पता लग गया, डिक्रीजिंग हो गया ना, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीजिंग हो जाएगी। 7 है, 4 है, 3 है, तो डिक्रीजिंग हो गई। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर +1 करके हो जाएंगे। ये तो हमने क्या लिख दिए? अल्फा हाइड्रोजन, उसी बेसिस पे देख लिया। यहाँ पे स्टार बना के एक पॉइंट और लिख लो, मतलब अगले उस पे जिस पे भी, कि भाई हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट अगर किसी मॉलिक्यूल में कहीं पे किसी पॉइंट पे लग रहा हो, उसी पॉइंट पे मीसोमेरिक इफेक्ट अभी पढ़ेंगे हम लोग, वो लग रहा हो, और इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा हो, तो इसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज देते हैं, सबसे ज्यादा जो डोमिनेटिंग होता है, वो
होता है मीसोमेरिक इफेक्ट। उसके बाद नंबर आता है किसका? हाइपर कॉन्जुगेशन। और सबसे लास्ट में नंबर आएगा किसका? इंडक्टिव इफेक्ट। कुछ केसेस ऐसे आ जाते हैं हमारे पास, कुछ क्वेश्चन जिसमें तीनों लगने लगते हैं, तो फिर डोमिनेटिंग किसको मानेंगे? मीसोमेरिक। ये हो गया हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब अगर स्ट्रक्चर बनाना होता है एल्कीन में तो बना लेते आप। एल्कीन में अगर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाना होता तो बना लेते। ऐसा तो नहीं है हमको कार्बोकेटाइन का आया और हमको दूसरे का तो नहीं आता है। ये एल्कीन है आपकी, इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो बना लेंगे। बनाइए जरा, इसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए जरा। हाँ हाँ, इसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए प्रोपीन के। कैसे बनेगा? चलिए एक बना देती हूँ, फिर आप दूसरा बनाइए। एक बार एक सिखा दो। हाँ, ये अल्फा है आपका, ये आपका क्या हो गया? sp2 sp2 है ना, तो इधर अल्फा है तो इसी पे होगा। ये अल्फा कार्बन है अपना, तो देखिए ये स्ट्रक्चर इस तरीके से है। यहाँ पे इस पे 3 हाइड्रोजन है, 3 है ना, तो सारा खेल किसका होता है? अल्फा हाइड्रोजन का ही होता है। तो होता क्या है, देखिए ध्यान से, ये मान लीजिए ये वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को देकर के इधर पे गया। ठीक, तो अगर ये देकर के इधर जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। सब लोग देखिए, डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। यहाँ अगर डबल बॉन्ड क्रिएट होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है? एक हाइड्रोजन भी है। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी ना, इधर डबल और एक हाइड्रोजन, 5 हो जाएगी। तो इसको बैलेंस आउट करने के लिए यहाँ का इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है? इधर चला जाता है। तो पहला जो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाएंगे वो क्या होगा? इस तरीके से बनेगा। ये तो हमने मूवमेंट दिखा दिया। ये 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, एक को आपने H+ लिख दिया, और आपका यहाँ पे बॉन्ड क्या आ जाएगा? डबल। इधर CH का CH रहेगा, यहाँ पे बॉन्ड क्या हो जाएगा? सिंगल, और इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। दोनों इलेक्ट्रॉन किधर चले गए? क्लियर है? माइनस ही बनाओ, 2 इलेक्ट्रॉन मत दिखाओ, क्योंकि क्या हुआ? एक तो इसके पास ही है ना, एक तो इसका ही था ना इसमें। ये एक हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है, तो दूसरे तीसरे बना लेंगे। हाँ, बस यही स्ट्रक्चर आप अब यहाँ H को अटैच कर दोगे और ये वाले H से बना दोगे, फिर इससे बना दोगे। तो पहला स्ट्रक्चर तो ये ओरिजिनल था ही आपका, ये दूसरा हाइपर कंजुगेटिंग, ये हाइपर कंजुगेशन दिखा दिया। तीसरा भी बना लेंगे इसी तरीके से, और चौथा। ठीक है, ये बन गया तीसरा, और चौथे में ये वाले H+ को दिखा दो।
ये चौथा बना। क्लियर है बात? तो अब एल्कीन को देख करके आप अल्फा हाइड्रोजन को चेक करते हुए उसकी स्टेबिलिटी को बता सकते हैं। एक केस और था जिसमें अल्फा हाइड्रोजन सेम आ जाते थे, दिख जाए तो बता दे। नोट हो गया? और एक बार पीछे का निकालो। और मैं एक चीज पूछी थी। हाँ पूछो पूछो। ये एल्कीन कोई भी होगा, हाँ ठीक है, से उसकी चेन लंबी करते तो बोल रहे थे कि उसकी सब्सटेंस की वोलेटिलिटी है वो मतलब कम हो जाती है, मतलब वो स्टेबल हो जाता है लंबी चेन करते हुए। हाँ। होता है कॉन्जुगेशन। क्या रीजन? उसका जो रीजन होता है हाइपर कॉन्जुगेशन होता है और भी एक चेन बढ़ाओगे तो चेन बढ़ाने से क्या होगा? चेन बढ़ाने से आपका एक लेवल तक ही तो हाइपर कंजुगेशन देखोगे, अल्फा पे ही तो देखोगे, और आगे जाने से क्या फर्क पड़ेगा? बीटा गामा पे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, बीटा गामा से तो करेगा नहीं, दूर के हाइड्रोजन से करेगा नहीं। बीटा गामा से क्यों नहीं करता है? दूर के हाइड्रोजन से नहीं करेगा, ये पास वाले हाइड्रोजन से ही करेगा। हाँ और भी फैक्टर लगेंगे, करेंगे। ऑर्गेनिक तो अभी शुरू हुई है ना, एक ही क्वेश्चन में 4 ऑर्गेनिक इसलिए थोड़ी सी मिक्स टाइप की जाती है क्योंकि एक ही क्वेश्चन में पता चला 4 चीजें लग रही है, 4 कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, इससे ये आंसर आ रहा है, उससे वो आंसर आ रहा है, फिर देखेंगे वहां पे कौन सा इफेक्ट डोमिनेटिंग है। जैसे ये जब किसी में तीनों इफेक्ट लगते हैं तो फिर तब ये लाइन काम आती है। अब तीनों लग गए, अब क्या करें? तो कौन सा डोमिनेटिंग है? मीसो। कहीं मान लो ये दोनों लग गए तो किसको डोमिनेटिंग मानेंगे? हाइपरकंजुगेशन को। एक लाइन और है, छोटा सा फिनोमिनन, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। कैसे नोट कर रहे हो तुम लोग? जल्दी करो। रिवर्स, रिवर्स की पहले कंडीशन लिखिए भाई, किस कंडीशन में रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा। जैसे मान लो ये C डबल बॉन्ड C है ना, अब C डबल बॉन्ड C के बगल वाले कार्बन को अल्फा बोल दिया। अल्फा कार्बन पे कोई ऐसा ग्रुप लगाओ जो इलेक्ट्रॉन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो कार्बन से, है ना, वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा हो। जैसे X लगाया है हमने, तो X है आपका हेलोजन। X क्या है आपका? हेलोजन। तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हो सकते हैं ना हेलोजन। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी आपकी? कार्बन से ज्यादा होगी। अभी हमने क्या किया था हाइपर कॉन्जुगेशन में? हमने ये किया था कि जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे वो किस तरफ गए थे? इस तरफ गए थे ना। डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ गए थे? इस साइड गए थे। हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इधर दे रहा था। अब रिवर्स में क्या होगा? रिवर्स में ये जो हेलोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि कार्बन से ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा? खींचेगा।
इलेक्ट्रॉन पेयर को जब ये खींचेगा तो ये किस फॉर्मेट में हमको दिखाई देगा, x माइनस के फॉर्मेट में दिखेगा। तो रिवर्स डायरेक्शन में हाइपर कॉन्जुगेशन जब होता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। कैसे होगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन पेयर अटैच है इससे, ये तो आपकी कंडीशन हो गई है ना, ये तो कंडीशन कि ऐसा सिस्टम हमको दिखना चाहिए। अब रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा देते हैं कैसे बनाएंगे। ये है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसके पास जाएगा, ये खींच लेगा, ये जैसे ही खींचेगा इस कार्बन को दिक्कत होगी है ना, तो ये क्या करेगा, इधर से बॉन्ड को इधर ले लेगा है ना। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, x पे तो माइनस बन जाएगा, कार्बन ये ऐसे ही है, इस पे डबल बॉन्ड बनेगा, इस कार्बन पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और सिंगल बॉन्ड आते ही फिर इस कार्बन के तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, प्रॉब्लम हो गई। ये दो जो इलेक्ट्रॉन थे वो किसके थे, एक इस कार्बन का था एक इस कार्बन का था, तो ये कहाँ चले गए, दोनों कूद के इधर बगल में चले गए, ये बगल में चले गए, तो इस कार्बन को तो नुकसान हो गया, जिस कार्बन को नुकसान उस पे पॉजिटिव चार्ज। इसको क्या बोलोगे आप, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। ये हमने कौन सा स्ट्रक्चर बना दिया है, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। ज्यादा पूछा नहीं जाता, हाइपर कॉन्जुगेशन ही अपने आप में क्या है, इतना इंपॉर्टेंट है कि दूसरे को पूछने की जरूरत, पर फिर भी हमने लिख लिया है। एक एग्जांपल भी लिख लेते हैं, ये नोट हो गया बच्चों, तो एक एग्जांपल नोट कर लिया जाए, चलो नोट करते हैं। एग्जाम्पल हम साइक्लिक का करवा रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं कि साइक्लिक में ही होगा, साइक्लिक एसाइक्लिक सब में होता है। 3 Cl लगा दिए इस पे है ना, 3 Cl लगा दिए और डबल। अब क्या होगा देखो ध्यान से, ये वाला मान लो कोई भी एक अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर के अलग, ठीक, तो जैसे ही ये अलग होगा वैसे ही इस कार्बन को दिक्कत आएगी, इस कार्बन को जैसे ही दिक्कत आएगी ये क्या करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, तो रिंग से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे। अब ये जो शेयर्ड पेयर था, ये वाला शेयर्ड पेयर, ये और ये शेयर्ड पेयर किसका किसका किस किस कार्बन का था, एक तो इस कार्बन का था एक इलेक्ट्रॉन इसका था। अब ये शेयर्ड पेयर उठ के इधर चला गया, तो इस कार्बन को तो कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे रहेगा ही, डबल बॉन्ड अगर बन रहा है, इसको क्या होगा, दिक्कत होगी, क्योंकि इसका पेयर तो उठा के बगल में दे दिया, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पोजीशन पे, ये वाली जो पोजीशन है इस पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये Cl जो होगा ये इलेक्ट्रॉन लेकर के Cl माइनस के फॉर्मेट में वहीं पे बना रहेगा। तो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम लोग, इन डबल बॉन्ड में कोई दिक्कत नहीं हुई, ये ऐसे कैसे, इस पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, यहाँ का बॉन्ड कैसा बन गया, डबल, इस कार्बन पे क्या पोजीशन है, एक Cl दूसरा Cl वैसे ही अटैच है, तीसरा वाला माइनस के, क्लियर है। ऐसे ही और भी बन सकते हैं, ऐसे ही और भी स्ट्रक्चर बन सकते हैं, और Cl से भी बन सकता है।
अब यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज रिंग पे आता है ना, यहाँ पे रेजोनेंस का फिनोमेना स्टार्ट हो जाता है। रेजोनेंस के फिनोमेना से भी यहाँ पे स्ट्रक्चर बन सकते हैं। ये ऐसे का ऐसे ही है, रेजोनेंस से भी बन सकते हैं। कैसे, देखो ध्यान से देखो, ये चीजें ऐसे ही है, 2 Cl मान लो ऐसे अटैच है, 1 Cl माइनस के फॉर्मेट में पड़ा हुआ, ठीक। यहाँ पे कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज कार्बन इसके इस सेंटर पे आता है, ये क्या करता है, बगल में जो भी पाई बॉन्ड होगा ना, उससे इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है। तो अगर यहाँ पॉजिटिव डेवलप हुआ है, रेजोनेंस में यही पढ़ते हैं, तो ये पॉजिटिव अगर डेवलप हुआ है तो ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को इधर खींचेगा। जैसे ये इधर खींचेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। और इसका जो ये पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी। ये इलेक्ट्रॉन की कमी इस पेयर के इधर जाते ही पूरी हो जाएगी। तो इसकी, इस पॉजिटिव कार्बन की दिक्कत तो खत्म हो जाएगी, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। लेकिन इस कार्बन को क्या होगी, अब प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा। अगर इसी का अगला स्ट्रक्चर हम लोग बनाना चाहें तो अब क्या होगा, अब ये पॉजिटिव चार्ज और ये पाई बॉन्ड है ना, तो अब ये पाई बॉन्ड क्या करेगा, यहाँ आएगा। जैसे ये पाई बॉन्ड यहाँ आएगा, देखो आपका बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट होगा, ये ऐसे का ऐसे ही। ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, इस पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिक्कत। और फिर ये ऐसे का ऐसे ही है। ये हम लोग कौन से, यहां से जो स्ट्रक्चर हमने बनाया, ये हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर था। यहां से जो स्ट्रक्चर बनाया हमने, यहाँ पे हमने Cl को टच नहीं किया, Cl जैसे था वैसे ही है। हमने कि अंदर, रिंग के अंदर हम प्रोसेस कर रहे हैं। रिंग के अंदर जब प्रोसेस करोगे इस तरीके से, तो इसको रेजोनेंस बोलते हैं। तो यहाँ और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बन गए, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर भी बन गए। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। इसमें अंदर रेजोनेंस भी हो रहा है रिंग के अंदर, और बाहर ये Cl की वजह से क्या हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या, ये पॉजिटिव वाला ये ले सकता है, लेगा तो फिर एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा, फिर यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा इस जगह। पहले डबल बॉन्ड इधर था, अब डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा। हो गया। अगला पॉइंट लिखिए हाइपर कॉन्जुगेशन में, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ये लिखा था हमने, और it is inversely proportional to heat of hydrogenation। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एक मोल बॉन्ड में अगर एक मोल हाइड्रोजन आप ऐड करते हो तो उसमें जितनी हीट निकलती है उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। और ये इस एल्कीन जितनी कम स्टेबल होती है उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी ज्यादा होती है। ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायनेमिक्स में करा चुके हैं, थर्मोकेमिस्ट्री में याद है, नहीं कराया तो लिख लो, सिंपल सा है। क्या लिखे, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन added to
1 mole double bond of alkene, then heat released is called heat of hydrogenation. एंथैल्पी चेंज होगा तो एंथैल्पी चेंज भी लिख सकते हैं वर्ड हीट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, अब इस पे आप एक हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 में। डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन ऐड हो जाती है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंगल बॉन्ड में, एक एक H ऐड हो जाता है। इस प्रोसेस में जितनी भी हीट निकलेगी, मान लो हीट निकल रही है इस प्रोसेस में एक मोल के लिए इसमें हीट निकल रही है -x किलो कैलोरी, है ना। एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा H माइनस में लिखते हैं ना, इसलिए माइनस में लिखा। तो ये क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो इसका मतलब जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी उसकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगी, कम। ये पॉइंट याद रखना है आपको। जैसे 4 स्ट्रक्चर दे दिए एल्कीन के, तो आपको पूछ लिया कि इनके हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर बता दीजिए, तो आप कैसे देखोगे, स्टेबिलिटी देख लो अल्फा हाइड्रोजन से, स्टेबिलिटी ज्यादा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम, है ना। या मान लो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यूज दे रखी हैं, किसी की -30, किसी की -40, -45, -60 ऐसे दे रखा है, तो उससे भी आप पता लगा लोगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जिसका ज्यादा वो क्या होगी, कम स्टेबल, है ना। ABCD 4 एल्कीन दे रखी है और चारों की एंथैल्पी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऐसे दे रखा है ABCD, ऑल आर एल्कीन्स, ठीक है। और A की एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन मान लो दे रखा है -30, B का मान लो दे रखा है यही चीज, सेम चीज, -40, C का दे रखा है -45, माइनस साइन से मतलब नहीं, माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि हीट रिलीज हो रही है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, वैल्यू देखेंगे सीधे, है ना, ये गड़बड़ नहीं करेंगे। -60 दे रखा, किलो कैलोरी ऐसे दे दिया, झोल कर दिया, कैलोरी पर मोल, ठीक है। तो यूनिट वगैरह देख लेंगे। अब आपसे पूछ लिया स्टेबिलिटी बता दीजिए, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दीजिए ABCD का, तो आप क्या देखोगे, यूनिट देखो, यहाँ पे यूनिट में झोल कर दिया मैंने, यहाँ कैलोरी कर दी, बाकी में क्या थी, किलो कैलोरी, तो कैलोरी कम हो गई ना, किलो कैलोरी में 60 को चेंज करोगे अगर तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 60 को अगर किलो कैलोरी में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1000 से डिवाइड करोगे 0.06 बन जाएगा। हाँ, तो ये किलो कैलोरी पर मोल बनेगा माइनस में। तो सबसे कम किसकी है, डी वाले की, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, डी की, है ना। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर लिखें, कम से ज्यादा अगर लिखें, तो सबसे ज्यादा जिसकी है वो किसकी है,
सी की है ना, डी की क्यों, सी की स्टेबिलिटी नहीं कह रही हूँ, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा इसकी है ना, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे कम, कम से ज्यादा लिखना चाह रहे हैं तो सी लिख दें, फिर उसके बाद किसको लिख दें, बी को, फिर ए को, और फिर सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, डी। क्लियर है, ये स्टेबिलिटी लिखी है हमने, यानी जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर आएगा उसका हम क्या कर देंगे, रिवर्स। अब तो कर लेंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर हो या एसाइक्लिक हो, अल्फा हाइड्रोजन देखना सबको आ गया है, क्यों बच्चों, बच्चा पार्टी जल्दी बोलिए, तो रेजोनेंस स्टार्ट कर देना फिर। एक सवाल करके रेजोनेंस स्टार्ट, 12 बज गए, 15 मिनट और करा देते हैं, रेजोनेंस का इंट्रो तो करा ही दें, कुछ बच्चों के एग्जाम भी आने वाले हैं ना। तो बहुत बचा है, लेकिन अभी हाइपर कंजुगेशन कराने के बाद आपको रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट कराऊंगी, तो वैसे इफेक्ट सारे खत्म हो जाएंगे। फिर आपको एक दिन वो जो समझाया था, कौन सा बताया था, रोटोमर्स समझाए थे ना, इक्लिप्स फॉर्म, ये फॉर्म, वो ओरल में करा दिया था, उसको करा दूंगी, तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म भी निपट जाएगा। उस वो हाइड्रोकार्बन में है, तो हाइड्रोकार्बन में नहीं कराना पड़ेगा, पहले ही करा लेंगे, क्योंकि उसको आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, नोट कराना है, ग्राफ व्राफ समझाने हैं। सही बात है मैम, सही बात है, एक सवाल कर लो। देखो ये सब टॉपिक ऐसे है ना कि आप जितना ही करो उतना ही, जितना ही करेंगे उतना ही क्या है, कम है, लेकिन ठीक है, पहले तो उतना कराना पड़ता है जितने से काम बन जाए, है ना, फिर उसके बाद अब आपको एक्स्ट्रा में तो फिर चलेंगे ही चलेंगे। चलो एक सवाल किया जाए, हम लोग हाइपर कंजुगेशन भी पढ़ चुके हैं, हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, इंडक्टिव इफेक्ट भी पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा एक सवाल करते हैं, ऑर्गेनिक में कैसे आते हैं, सवाल जायजा लिया जाए। CH2 डबल बॉन्ड CHC, अच्छा कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है उसमें आपको दो बात समझ में आए, एक बात ना भी समझ में आए, एक बात हो सकता है ऐसा कि 2-3 क्वेश्चन करने के बाद समझ में आए। ऑर्गेनिक थोड़ा क्या होती है, भेजे में धीरे धीरे जाती है, पर जाएगी, है ना, टेंशन नहीं करनी। ये मॉलिक्यूल दे रखा है और इस मॉलिक्यूल में ये बोल रहे हैं कि भाई आप इस पे अटैच कराना चाहते हो हाइड्राइड आयन, ठीक है, हाँ H- आप अटैच कराना चाहते हो, तो पहला मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल में यहाँ पे लगा दिया C6H5, यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ C6H5, यहाँ पे C6H5 प्लस चार्ज। तीसरा मॉलिक्यूल जो इन्होंने दे रखा है, दो तीनों पे
CH3 लगा रखा है 3 तरफ से। और चौथा जो मॉलिक्यूल दे रखा है उसमें पॉजिटिव चार्ज है और 3 तरफ से ये साइक्लोप्रोपाइल लगा, 3 तरफ से क्या लगा दिया है, साइक्लोप्रोपाइल। और इन्होंने बोला है ये जो 4 स्ट्रक्चर हैं ABCD, इसमें इन्होंने बोला हाइड्राइड एफिनिटी का ऑर्डर बताना है। क्या बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड का मतलब होता है H-, हाइड्राइड एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब होता है अफेक्शन, प्यार। ठीक है, यानी कौन सा ऐसा कार्बन पॉजिटिव है जिसके ऊपर H- जल्दी से अटैक करना चाहेगा। ये है आपका सवाल टोटल, जिसके ऊपर कौन अटैच होना चाहेगा, H-। किसकी एफिनिटी ज्यादा है, पहले वाले की सबसे ज्यादा होगी A की, क्यों, देखो इसमें हमको क्या देखना है, सोचना कैसे, सोचना ऐसे है कि कार्बोकैटायन जो है उसमें पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जिस केस में सबसे ज्यादा होगी, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जिस केस में सबसे ज्यादा होगी उसमें H- जोड़ने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। मान लो पॉजिटिव चार्ज कहीं पे ऐसा है कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है और इधर से इधर उधर भाग रहा है, कभी यहाँ है कभी यहाँ है कभी यहाँ है कभी यहाँ, तो हाइड्राइड आयन के जुड़ने की क्या होगी, टेंडेंसी कम होगी, है ना। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है, पॉजिटिव चार्ज जो भी उसके आसपास फैक्टर लगे हुए हैं वो पॉजिटिव चार्ज को अगर बढ़ा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज को अगर क्या कर रहे हैं, वहीं पे स्टेबलाइज कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, वो हाइड्राइड माइनस को H- को जल्दी से जोड़े। तो इसमें अपने को ऑर्डर पूछ लिया है, ऑर्डर पूछने का मतलब सबसे ज्यादा फिर उससे कम, डिक्रीजिंग पूछा है तो सबसे कम, सबसे ज्यादा, फिर सबसे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरीके से हमको अरेंज करना है। अब कार्बोकैटायन को ध्यान से अगर देखो तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका अल्फा, अल्फा, तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन से पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज हो सकता है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या बोला था हमने, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो यहाँ पे अगर देखो तो अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन हो गए आपके, ये 3, तो ये 3 ये और 3 ये भी तो है, लेकिन ये sp2 है तो इसको काउंट नहीं करेंगे। ये कैसा है, sp2 हो गया, ये कैसा हो गया sp3, ये कैसा हो गया sp3, ये कैसा है sp2। तो sp2 जो पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल वाले sp3 को अगर देखो तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन लग सकता है, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन लग सकता है, यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि अल्फा कौन सा लेना है, sp3 वाला लेना। तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है तो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने बन जाएंगे, 7 बन जाएंगे, ठीक। अब दूसरे केस को देखो, सेकंड केस को अगर हम लोग देखें तो सेकंड केस में यहाँ पे बेंजीन रिंग लगी हुई है, C6H5 का मतलब बेंजीन रिंग है, यहाँ पे C6H5 है और यहाँ पे C6H5 है। C6H5 क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। कौन सा इफेक्ट शो करता है, माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करता है। तो ओवरऑल में अगर देखो तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर से खींचे जाएंगे इधर की तरफ
तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर रिंग की तरफ खींचे जाएंगे, इसकी तरफ, इसकी तरफ, इसकी तरफ, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा या कम होगा कार्बन पे? कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर खींचे जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज कम होगा या बढ़ेगा? ध्यान से सुनो। किसी से इलेक्ट्रॉन अगर अवे जाता है, हम क्या समझाते हैं आपको, ये ए और बी का कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है किससे? ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंपैरिजन में, तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाता है, यही तो बोलते हैं। तो जिसके पास जाता है उस पे कैसा चार्ज? नेगेटिव। जिससे अवे होता है उस पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव। तो यानी इलेक्ट्रॉन जिससे अवे होगा उस पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव। जिसके पास आएगा उस पे कैसा चार्ज? नेगेटिव। है ना? ये कॉन्सेप्ट सबके दिमाग में समझ आता है। अगर हम इस कंडीशन को एज्यूम कर रहे हैं कि ये फिनाइल की जो रिंग है, बेंजीन की जो रिंग यहाँ पे अटैच होगी, फिनाइल रिंग, अगर ये माइनस आई ग्रुप की तरह काम करे तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी? खींचेगी। जब इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से अवे जाएगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा या कम होगा? तो बढ़ेगा। बढ़ेगा, है ना? तो कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? तब घटेगी। सोचो आराम से। कार्बोकेटाइन पे चार्ज अगर बढ़ रहा है तो स्टेबल बनेगा या लेस स्टेबल होगा? किसी स्पीसीज पे अगर चार्ज बढ़ता है तो क्या रूल सिखाया था कि अगर किसी स्पीसीज पे चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगी? उसकी स्टेबिलिटी डाउन होगी। चार्ज अगर बढ़ा रहा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी? डाउन होगी। तो अगर उस रूल से देखें तो इसकी डाउन होनी चाहिए पहले वाले केस से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लगे हुए हैं आपके? अल्फा लगे हुए हैं। और अल्फा हाइड्रोजन कितने लगे हैं? 1 2 3 पे कितने हो गए? अल्फा 9 हो गए। नहीं, कार्बोकेटाइन पे भी तो होता है हाइपर कंजुगेशन। एल्कीन की कंडीशन नहीं है, कार्बोकेटाइन पे भी होता है। ये कार्बोकेटाइन है, ये अल्फा है। अल्फा कितने हो गए यहाँ पे? 9 हो गए। ठीक है, तो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे? यहाँ पे क्या लगा हुआ है? साइक्लोप्रोपाइल लगा हुआ है। साइक्लोप्रोपाइल जो है एक प्लस आई ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? प्लस आई। प्लस आई ग्रुप का मतलब होता है, ये काम करेगा कैसे? प्लस आई ग्रुप की तरह। प्लस आई ग्रुप का मतलब होता है ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा, भेजेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? भेजेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को भेजेगा तो पॉजिटिव चार्ज में क्या आएगी? अगर साइक्लोप्रोपाइल इधर भेज रहा है इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज कम होगा। कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, तो इस रूल से अगर हम देखें तो कार्बोकेटाइन जहां पे ज्यादा स्टेबल है उस जगह पे क्या होना चाहिए? H- ज्यादा तेजी से अटैच होना चाहिए या ज्यादा अटैचमेंट होना चाहिए, उसका एफिनिटी ज्यादा होना चाहिए। तो किस केस में हमको ज्यादा दिख रहा है? हमें तो लग रहा है डी वाले में ज्यादा दिख रहा है हमको। 1 2 सी वाले में, सी वाले में ज्यादा दिख रहा है ना। आंसर क्या है देखते हैं। बी में सबसे ज्यादा होगी। सी दे रहा है, सी में एफिनिटी। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये दे रहा है, देखो कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी ऑर्डर दे रहा है। ये पॉइंट समझ में आया कि कार्बोकेटाइन जहां पे ज्यादा स्टेबल होगा वहां पे H- के जुड़ने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, एफिनिटी ज्यादा होगी। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑप्शन दे रहे हैं DBAC। DBAC। कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल कहाँ पे है? डी वाले केस में। फिर उसके बाद कौन सा केस बन रहा है? बी बन रहा है। फिर कौन सा बन रहा है? ए बन रहा है। फिर कौन सा बन रहा है? सी बन रहा है। सी में कार्बोकेटाइन क्यों सबसे कम स्टेबल है?
क्योंकि यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा हो रहा है ना। हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड इधर आएगा, बॉन्ड इधर आएगा तो फिर ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, खत्म होगा जल्दी से। यहाँ पे 9-9 10-10 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। ये वाले में इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, ये वाले में क्या हो रहा है, फिनाइल की रिंग है। इसमें क्या होगा आपका, इसमें अल्फा है तो पर कितने हैं, 6 है, इसमें 9 है और इसमें क्या है, 6 है। तो ऑब्वियस सी बात है सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ पे बन रहा है, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है डी में। जहां पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, वहां पे एफिनिटी क्या होगी, सबसे कम कम कम, जस्ट अपोजिट ऑर्डर हो जाएगा, H माइनस एफिनिटी क्या हो जाएगी, जस्ट अपोजिट हो जाएगी, मतलब C को पहले कर दो। मेरे को पीछे समझ आए। हाँ बोलो बोलो। जैसे जो स्टेबिलिटी है, हाँ वो की ज्यादा होनी चाहिए ना। किसकी, किसकी ज्यादा होनी चाहिए, सी की ए से ज्यादा होनी चाहिए। सी की ए से ज्यादा होनी चाहिए, हम बोल रहे हैं ए की ज्यादा है और सी की कम है। अच्छा सी इधर है, एक मिनट सोचने दो। हमने ऑर्डर में क्या लिखा है, सी को कम लिखा है ना स्टेबिलिटी में और ए को ज्यादा लिखा है। इसी को गार्गी और आप लोग क्या कह रहे हो, ये आपका क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। जैसा अगर अल्फा हाइड्रोजन से देखें, लाइक अगर अल्फा हाइड्रोजन, सी में 9 अल्फा हाइड्रोजन है तो 10 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। और ए में आपके अल्फा हाइड्रोजन हमें कितने दिखे थे, चार्ज की वजह से गार्गी धीरे धीरे बोलो, गार्गी धीरे बोलो। चार्ज की वजह से है। नहीं है तो चार्ज की वजह से, पर ये भी तो देखेंगे, ये वाला फैक्टर भी, डबल बॉन्ड वाला फैक्टर भी तो काम आएगा। इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है तो 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, है ना। ये देखो पहले वाले स्ट्रक्चर को बनाते हैं एक बार। पहला स्ट्रक्चर क्या है, CH2 डबल बॉन्ड, फिर क्या है CH, फिर है आपका C, और C पे क्या है, इधर इधर CH3, और यही है ना पहला स्ट्रक्चर, यही है बनाया है सबने कॉपी में, ए है ना। तो हाइपर कॉन्जुगेशन तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें, देखो ये डबल बॉन्ड है और ये क्या है, पॉजिटिव। अभी हमने रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन की सिचुएशन नहीं पढ़ी है, रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन कैसे कैसे होता है। रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन होता है, पाई के बगल में सिग्मा बॉन्ड हो और पाई हो तब रेजोनेंस होता है, पाई के बगल में सिग्मा बॉन्ड हो और पॉजिटिव चार्ज हो तब रेजोनेंस होता है, पाई के बगल में सिग्मा हो और नेगेटिव चार्ज हो तब रेजोनेंस होता है, पाई के बगल में सिग्मा हो और फ्री रेडिकल हो तब रेजोनेंस होता है। ये सब कंडीशन किसकी है, पाई के बगल में सिग्मा हो और लोन पेयर हो तब रेजोनेंस होता है। ये कंडीशन किसकी है, सब रेजोनेंस। तो अगर यहाँ पे हम देखें हाइपर कॉन्जुगेशन तो लग ही रहा है, कौन सा इफेक्ट है यहाँ पे H इफेक्ट है, उससे स्टेबिलिटी मिलेगी। यहाँ पे H इफेक्ट से कार्बोकेटाइन को क्या मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये डबल बॉन्ड है तो यानी पाई बॉन्ड हो गया, इसके बगल में कौन सा बॉन्ड हो गया, सिग्मा बॉन्ड, फिर क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज। तो अगर देखो तो पाई सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज, ये वाली एक कंजुगेशन की सिचुएशन बन रही है। तो कंजुगेशन की सिचुएशन में क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बन जाएंगे।
हाइपर कॉन्जुगेटिंग 3 इससे बनेंगे, और रेजोनेंस होगा तो क्या होता है, ये जो डबल बॉन्ड होगा ये शिफ्ट होगा इधर, ठीक है। जब ये शिफ्ट होगा तो देखो क्या होगी चीज, ये CH2 ऐसे का ऐसा, शिफ्टिंग कैसे होती है, यहाँ CH इसको शिफ्ट कर दिया, जब इसको शिफ्ट कर दिया तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये CH3 ऐसे का ऐसे मान लो। अभी हम हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, रेजोनेंस इफेक्ट दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया। अब इस कार्बन को दिक्कत हो जाएगी क्योंकि इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन तो हमने उड़ा दिया, बगल में दे दिया, तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे अगर देखो तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो रहा है और रेजोनेंस भी हो रहा है, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो रहा है और क्या हो रहा है, रेजोनेंस भी हो रहा है। जहां पे रेजोनेंस होता है वहां पे हम बोलते हैं मीसोमेरिक इफेक्ट भी होता है, जहां पे रेजोनेंस आ गया वहां पे एम इफेक्ट भी आ गया, और जैसे ही एम इफेक्ट भी पिक्चर में आया तो हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ कौन ऐड हो गया, एम इफेक्ट भी आ गया। और आपको बताया था एम इफेक्ट क्या होता है, डोमिनेट भी करता है। तो यहाँ दो दो इफेक्ट लग गए इस मॉलिक्यूल में, इसलिए इसमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी, और ज्यादा बढ़ जाएगी। यही एक फैक्टर है कि आपका ये वाले में केवल क्या कौन सा इफेक्ट लग रहा था, यहाँ पे कोई भी पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा पाई, वो कंजुगेशन की कोई सिचुएशन नहीं है, कंजुगेशन की कोई सिचुएशन नहीं है, मतलब एम इफेक्ट नहीं लगेगा, मीसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगेगा। इसमें कौन सा इफेक्ट लग रहा है, केवल हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पे ओनली एच इफेक्ट, इस वजह से ये चीज हो रही। हाँ और भी बहुत ज्यादा आगे जा रहा है, तो अब ये तो बी स्टेबल होना चाहिए, ये सेकंड पोजीशन पे है। बी की बात कर रहे हो, यस, बी को हमने कौन सी पोजीशन दी है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में सेकेंड पोजीशन है ना, डी को सबसे ज्यादा बोल रहे हैं और बी को हम क्या कह रहे हैं, सेकेंड पोजीशन दे रहे हैं। बी में अगर देखो यार तो हाइपर कॉन्जुगेशन तो नहीं हो सकता क्योंकि जस्ट बगल वाले कार्बन पे कोई एच वेच है नहीं, ये जो जुड़ा हुआ है बी स्ट्रक्चर को होगा, बी स्ट्रक्चर है ऐसे, तो यहाँ पे रिंग जुड़ी हुई है, तो रिंग कैसे जुड़ती है, बेंजीन की रिंग जुड़ी है, बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, ठीक। तो यहाँ पे देखो इस कार्बन को देखो, इस कार्बन पे अगर देखो 1 2 3 और 4 हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा नहीं होगा, 1 2 3 4 बॉन्ड तो इसने बना लिए, तो हाइड्रोजन तो होगा ही नहीं। इस पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में यही तो अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे 0, इस पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में ये अल्फा है, तो अल्फा हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी क्या है 0, ठीक। तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन तो होने वाला नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन तो होगा नहीं क्योंकि जो बगल वाला, और दूसरी चीज सबसे बड़ी बात हमें क्या देखना था, जो आपका पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बोकेटाइन है उसके बगल वाला कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। ये कैसा है, ये कैसा है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन हमेशा कैसे होते हैं, sp2, पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन हमेशा कैसे होते हैं, sp2, तो sp2 कार्बन भी है ये, तो हाइपर कॉन्जुगेशन का कोई सीन नहीं है ना। ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या हो सकता है, रेजोनेंस हो सकता है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है, क्या हो सकता है, रेजोनेंस हो सकता है। तो अगर रेजोनेंस हो रहा है तो आपका कौन सा इफेक्ट यहाँ पे काम कर सकता है, मीसो
मैरिक इफेक्ट काम कर सकता है। तो यहाँ पे अगर देखो तो पॉजिटिव चार्ज की शिफ्टिंग कैसे होगी, इधर से पॉजिटिव चार्ज अगर इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ध्यान से देखना, तीन रिंग को ऐसे ही बना रहे, तीन को ऐसे का ऐसा बना दो। अगर यहाँ रेजोनेंस हम देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे, ये देखो। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो अगल बगल में कोई पाई बॉन्ड होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आते हैं तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आता है, देख पा रहे हो, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, तो ये कार्बन की जो पॉजिटिव वाली दिक्कत थी वो खत्म। पर इस कार्बन को तो कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि इसका बॉन्ड इधर से उठ के इधर आ गया, इसके पास तो है ही इलेक्ट्रॉन, इसको क्या आएगा। ठीक है, फिर इस रिंग में क्या होगा, रेजोनेंस होगा, फिर इधर रिंग में क्या होगा, रेजोनेंस होगा, इधर भी इसी तरीके से हो सकता है ना। तो यहाँ पे कौन सा काम कर रहा है, आर इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, और आर इफेक्ट यहाँ पे काम कर रहा है, तो स्टेबिलिटी तो मिल रही है कार्बोकैटायन को कार्बोकैटायन को स्टेबिलिटी तो मिल रही है, लेकिन अगर ध्यान से देखो आप तो इस जगह पे जो कार्बोकैटायन है ये किस तरीके का है, 3 डिग्री है कि 2 डिग्री है, तो 3 डिग्री। कार्बोकैटायन कैसा था, 3 डिग्री। थ्री डिग्री कार्बोकैटायन। अच्छा सर की क्लास का टाइम हो गया, हाँ सर। और यहाँ पे अगर देखोगे तो कैसा बन जाएगा, 2 डिग्री। तुम लोग बोल नहीं रहे सर का टाइम हो गया। चलो आज की क्लास यहीं पे करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर से इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे एक बार, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, अब तो रेजोनेंस स्टार्ट ही करना। थैंक यू आप। हाँ, अभी फिजिक्स की क्लास है, जिसकी फिजिक्स की क्लास है वो फिजिक्स अटेंड करेगा।